बच्चे हमारा चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। पहला तो यही मुद्दा है कि ये चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स पहले था, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये तीनों ग्रुप्स को कंबाइन क्यों किया, है ना। मतलब जब हमने 10th क्लास के अंदर या +1 के अंदर हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ा तो हेलोजन चलो मान लिया प्रीफिक्स लग रहा था, लेकिन एल्कोहल्स हो गया, ईथर्स हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इन सब के अंदर कुछ था, ये सफिक्स की तरह यूज हो रहे थे, कुछ था मतलब जो सफिक्स के लिए हम उनका जैसे वो एक सर्टेन जो हम सफिक्स में यूज कर रहे थे, ओइक हो गया, ओल हो गया, अल हो गया। इन तीनों चैप्टर्स में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, अगर तुम इसमें ध्यान से देखो, एल्कोहल क्या होता है बेटा, OH जब कार्बन के साथ लगता है। फिनॉल कब होता है, जब बेंजीन के साथ OH लग जाएगा। और ईथर क्या होते थे, ROR, जिसमें ROR। मेन इन तीनों के अंदर तुम्हें एक कॉमन चीज दिख रही है, इन तीनों के अंदर एक कॉमन चीज है क्या, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। यहां पर किसी में भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। जो मैंने दूसरे बोले इनके अलावा, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, अगर हम कीटोन की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आना है, उन सब में क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था। कीटोन की बारे में हमें पता ही है डबल बॉन्ड होता है, एल्डिहाइड की बारे में हमारे पास CHO होता है ना, और कार्बोक्सिलिक के बारे में हमारे पास COOH होता था, ऐसा था। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप होता है इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। हमारे पास अभी वाला जो अपना चैप्टर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये समझ में आ रहा है पहली बात को कि जो चैप्टर को सेग्रीगेट कैसे किया गया। जो हमारा पहला चैप्टर था वो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स था, जिसके अंदर हमने हेलोजन जब एल्केन्स पे या एरीन्स पे लगा हुआ था उसके बारे में पढ़ा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हमने बहुत डेप्थ में समझा है वो, जिसके अंदर मार्कोनेव, एंटी मार्कोनेव, सेट्जेफ एंड एक्सेट्रा कुछ जो भी रूल्स थे हमने वो पढ़े थे। अब हमारा जो चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये कंपाउंड्स बनेंगे कैसे। देखो, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग one hydrogen atom from aliphatic hydrocarbon by hydroxyl group are called alcohol, whereas those obtained by replacing hydrogen atom from aromatic hydrocarbons are phenol। सिंपल बात है, ये कुछ हमने बहुत नया तो नहीं देखा। एल्कोहल्स अपने को पता है, हमने 10th क्लास में पढ़ लिया था। क्या था, अगर मेरे पास मिथेन है, मिथेन क्या था, CH4 जहां 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर मैं किसी एक हाइड्रोजन को हटा के OH लगा देता हूं तो ये मिथेनॉल हो जाएगा। सिंपल था यही वाला। अगर हम किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटा के OH लगा देते हैं तो एल्कोहल बन जाता है। और ऐसे ही फिनॉल कब बनेगा, अगर बेंजीन के अंदर C6H6 था, यहां पर एक हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन को हटा के मैंने OH लगा दिया तो ये मेरे पास फिनॉल बन गया सीधा। इसके अंदर तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेमिंग पता है सबको एल्कोहल्स की, फिनॉल्स की। नेमिंग में हम क्या करते हैं, OL जो हमारे पास, जैसे इसका नाम है, एक सिंगल कार्बन है, मिथ एन ओल, पता है मिथेनॉल। अगर 3 कार्बन होते या 4 कार्बन होते तो हम क्या करते, मान लेते हैं यहां पे OH लगा है तो गिनती यहां से शुरू, पता है सबको IUPAC का, ये गिनती यहां से शुरू, तो हमारे पास इसका नाम क्या है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट एन। एन में ई जो होता है वो हटा देंगे क्योंकि 2 वॉल्स कभी इकट्ठे नहीं हो सकते इसमें, तो हमारे पास 2 ओल। क्लियर है, समझ में आई है ये बात, IUPAC पता है ऑलरेडी तुम्हें इसका। चलो, तो ये हमारे पास ये जो पहली स्टेप है ये वाला पार्ट समझ में आ गया बच्चे। हमने क्या किया, एल्केन्स में हाइड्रोजन को हटा के OH लगा दिया तो एल्कोहल्स बन गया, बेंजीन में H को हटा के OH लगा दिया तो फिनॉल बन गया। ठीक है ना, सिंपल। अब द substitution of hydrogen atom by a hydrocarbon by an alkoxy, that is RO or alkoxy group ARO, gives another class of compound known as ether। ईथर में क्या रहेगा, जहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है, अगर मैं उसको हटा के OR ग्रुप लगा दूं तो क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा, है ना। ये एरोमेटिक वाला हो यहाँ पे या एलिफैटिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन हट के चाहे वहां पे हमारे पास
ARO दैट इज एरोमेटिक और ऑक्सीजन का कॉम्बो, या फिर हमारे पास RO एलिफेटिक और ऑक्सीजन का कॉम्बो बन जाए। समझ में आई है? तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ईथर बन जाता है। देन एल्कोहल फिनॉल ईथर, बेसिक सिंपल फंडा पता चल गया, चैप्टर का नाम पता चल गया। हमारे पास अब स्टार्ट करते हैं एल्कोहल और फिनॉल से। देखो एल्कोहल और फिनॉल्स में क्या रहेगा बच्चे, सबसे पहले हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। क्लासिफिकेशन में है एल्कोहल्स आर द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड टू द एल्काइल ग्रुप, ROH CH3OH मिथाइल एल्कोहल। अब मिथाइल एल्कोहल क्या है बच्चा, मिथाइल एल्कोहल क्या है इसका कॉमन नेम, मिथेनॉल क्या था आईयूपेक, और कॉमन नेम में हमें पता है क्या होता है, जो भी जितनी मर्जी लंबी चाहे एल्काइल की चेन हो, कार्बन की जितनी मर्जी लंबी चेन हो, वो एल्काइल की तरह काम करती है, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारा पीछे लग जाता है, जो हमारे पास सफिक्स की तरह लगता होता है, और पूरा नाम लिखेंगे उसमें, ओल वगैरह नहीं लिखेंगे, एब्रीवेशन यूज नहीं होगा, पूरा एल्कोहल यूज होगा। क्लियर है ये? तो मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ये इसी हिसाब से बन रहे हैं। डन है? नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले वाले में एक था तो मिथाइल है, फिर यहाँ पे 2 कार्बन थे तो इथाइल एल्कोहल हो गया, 3 कार्बन थे तो प्रोपाइल एल्कोहल हो गया। डन है सिंपल ये। उसके बाद हमारे पास है बच्चे यहाँ पे दीज मे बी क्लासिफाइड एज मोनो डाइट्राइड और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड। नाम से समझ में आ रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है बच्चा, एक, जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप लगा हुआ है ना, जहां पर सिर्फ एक OH ग्रुप लगा होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक। चाहे वो कार्बन की जितनी मर्जी लंबी चेन थी, चाहे वो एरोमेटिक के आगे लगा है, चाहे एलिफेटिक के साथ लगा है, अगर एक OH ग्रुप लगा है तो वो एरोमेटिक, वो क्या हुआ, मोनोहाइड्रिक। अगर हमारे पास 2 लगे हुए हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल, 2 कैसे, यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, तो प्रोपेन 1,3 डायोल, यहाँ पे हमारे पास 2 लगे हुए हैं, 2 OH है तो 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगे होंगे, तो क्या हो गया, डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। जैसे यहाँ पे है कैटिकॉल, ये क्या है, इसका कॉमन नेम है, 2 OH लगे हुए हैं। डन है? ऐसे ही ट्राई का मतलब क्या होगा, 3, नाम से फिर वही क्लियर है, जहां पे 3 OH ग्रुप लगे होंगे तो ये हमारे पास जैसे ग्लिसरॉल है, या फिर 3 OH अगर बेंजीन के साथ लगा है तो इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सीक्विनॉल। ये कॉमन नेम है, ठीक है। ये जो हाइड्रोक्सीक्विनॉल है ये तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा, इसका ऑल्टरनेट नहीं है, तो हम कहें कि कोई रूल निकल के आएगा, ये तो सीधा सीधा इसका नाम है। डन है? ग्लिसरॉल सीधा सीधा नाम है, जिस टाइम पे 3 कार्बन, तीनों के तीनों नेबरिंग कार्बन और उन पे OH लगे होंगे। डन है? अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को हमने फर्दर कैसे क्लासिफाई किया हुआ बच्चा, दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच्ड। जैसे अगर जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब पता है बच्चा सबको, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम। अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ OH लगा हुआ है तो हम उसको क्या कह रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड के साथ OH लगा हुआ है, कैटेगरी में डाल दिया हमने अभी। लेकिन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम भी फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिवाइड हो सकता है। कैसे? अगर जिसके साथ OH लगा है वो कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा तो प्राइमरी हो गया, जिसके साथ OH अटैच्ड है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 डिग्री हो गया, और जिसके साथ OH लगा है वो कार्बन फर्दर 3 और कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा तो टर्शियरी हो गया। ये पता है सबको, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स। नॉर्मल बात है ये सीधा। यहां पर जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है वो सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसलिए वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की कैटेगरी में हमने डाला। क्लियर है बच्चे ये? फिर हमारे पास आता है एलाइलिक एल्कोहल्स। एलाइलिक एल्कोहल क्या होगा, इन दीज एल्कोहल्स OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड एलाइलिक कार्बन, दैट इज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये हमने पहले भी पढ़ा था। एलाइल का मतलब, एलाइल का मतलब क्या था, वो कार्बन एटम जिसके नेबरिंग कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा, है ना। तो एलाइलिक कार्बन के साथ लगा हुआ, जैसे यहाँ पे देखो ये OH जो अटैच है ये उस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, तो एलाइलिक कार्बन के साथ है प्राइमरी। यहाँ पे ये जो एलाइलिक कार्बन है ये फर्दर 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, और उन दोनों में से कोई एक कार्बन ऐसा है जो डबल बॉन्डेड वाला होगा, तो ये क्या बन गया हमारा, सेकेंडरी। अगर जिसके साथ OH अटैच है एलाइलिक कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, जिनमें से कम एक कार्बन ऐसा है जो आगे डबल बॉन्डेड है, तो ये एलाइलिक कार्बन हुआ, ये टर्शियरी हो गया। सिंपल है बच्चा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और एलाइलिक का कंसेप्ट समझ में आ गया। फिर आता है हमारे पास बच्चा बेंजाइलिक एल्कोहल्स। बेंजाइलिक एल्कोहल्स क्या होता है,
In these alcohols, the OH group is attached to sp3 hybridized benzylic carbon, that is carbon atom next to aromatic ring. यहां पे देखो, यहां पे अपने पास जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो कार्बन फर्दर एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, एलाइलिक ही हुआ, तो इसको हम लेकिन क्या कहेंगे, बेंजाइलिक कार्बन, क्योंकि ये बेंजीन ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, उसके साथ OH लगेगा, तो बेंजाइलिक हो गया। ये 1 डिग्री है। अगर बेंजाइलिक कार्बन फर्दर एक CH3 और बेंजीन से अटैच है तो 2 डिग्री हो गया। बेंजाइलिक कार्बन ही अगर बेंजीन और फर्दर 2 और कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा तो ये 3 डिग्री हो गया। सॉर्टेड है। तो ये समझ में आ गया, जिसमें हमारा एल्कोहल सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड था, उसकी सब कैटेगरी समझ में आ गई। अब हमारे पास आता है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड OH बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ OH आके लगेगा। इन दीज एल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम, कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज टू विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक पता है सबको, विनाइलिक कौन से वो कह रहे थे हम, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम थे, है ना, ये सबको पता है। मैंने पहले भी कहा था जब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, भाई अपनी एक डिक्शनरी रख लो, कैसी रख लो, खुद की लिखी हुई, फ्रंट पेज पे बैक पेज पे कहीं एक स्पेशल पेज लगा लो जहां जो नया शब्द पता चलता जाए वो लिखते रहो। एलाइलिक पता है, विनाइलिक पता है, बेंजाइलिक है, जिसको पता है बहुत अच्छा, जिसको नहीं पता एटलीस्ट याद रखना शुरू करो बच्चे। तो हमारे पास क्या, विनाइलिक कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और टू एराइल कार्बन, क्योंकि एराइल वाले का मतलब क्या हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड का कार्बन तो सारे ही कौन से होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो दीज एल्कोहल्स आर नोन एज विनाइलिक एल्कोहल्स, जब ये OH है उस कार्बन के साथ बॉन्डेड है जो ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है। क्लियर है बात। यहां पर ऐसे ही इसमें OH उस कार्बन के साथ बॉन्डेड है जो ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है, OH उस कार्बन के साथ बॉन्डेड है जो ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है। क्लियर बात है, किसी को दिक्कत? कंपाउंड्स CH3OH, कॉमन नेम मिथाइल एल्कोहल, IUPAC मिथेनॉल, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये क्या है बच्चा, नॉमेनक्लेचर, हर किसी को आते होने चाहिए, हर किसी को इसकी प्रैक्टिस करनी है, कुछ नया नहीं है हमारे लिए, कर सकते हो, क्लास में करने की जरूरत है। अभी IUPAC की प्रैक्टिस तो नहीं कराने की जरूरत मुझे, कर लोगे बच्चे, ठीक है ना। हर बच्चे को ये प्रैक्टिस करके रखनी। कॉमन नेम देखो, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, अगर किसी को इनमें दिक्कत लगी, आइसो पता है अपने को कब आता है, आइसो कब है, जब ब्रांच हो रखा है, 4 कार्बन टोटल थे, तो इसका क्या हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूट, लेकिन वो ब्रांच में थे तो आइसो, और ये एल्कोहल है ना। एक ही कार्बन के ऊपर चारों बॉन्ड लगे हुए, चारों कार्बन है, तो वो क्या होता है हमारा, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो कॉमन नेम समझ में आ रहा है, IUPAC के रूल्स हमें ऑलरेडी पता है, कर सकते हो। ग्लिसरॉल जब हम लगा रहे हैं, ग्लिसरॉल में क्या है, जिस टाइम पे जितने भी कार्बन एटम हैं उन तीनों कार्बन एटम के ऊपर OH लगा हुआ है, ध्यान से देखो, तो वो हमारे पास क्या हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। तो ये साथ में कुछ जो कॉमन नेमिंग है वो तुम्हें समझ में भी आना चाहिए, याद भी होना चाहिए, और IUPAC तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी साथ में, डन है बच्चे, हर किसी को करके रखना है साथ में ही। अब यहां तुम ध्यान से देखो, साइक्लोहेक्सेनॉल चलो कोई नहीं, ये कर लोगे। फिनॉल्स के लिए देखो बच्चा, जो कुछ कॉमन नेम है रट लेने हैं, बिल्कुल याद होने चाहिए सबको। ये फिनॉल पता है अपने को क्या है, जब बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है, डन है। IUPAC भी फिनॉल है। ये इसका अगर एक OH और मिथाइल ग्रुप लगा है तो इसका नाम क्या होता है, ऑर्थोक्रिजॉल। ऑर्थो पोजीशन समझ में आती है हमारे पास। ऑर्थो क्या होगी बच्चा, जब हमारे पास जिस कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप लगा उसके साथ वाले पे OH है, तो ये क्या हो गया, ऑर्थोक्रिजॉल, ठीक है ना। ऑर्थो मेटा पैरा सबको पता है, यहां पे ये मेटा पोजीशन पे लगा है तो मेटाक्रिजॉल, और अगर ये पैरा पोजीशन पे लगा है तो ये पैराक्रिजॉल। क्रिजॉल समझ में आ गया किसके लिए कहा जा रहा है ना। फिर है कैटेकॉल, इसकी ये क्या है हमारे पास, जिस टाइम पे अपने पास ये जो OH है दोनों नेबरिंग है, ठीक है, कैटेकॉल हो गया कॉमन नेम। अगर ये ऑर्थो के बाद पैरा मेटा पोजीशन पे लगा है तो ये बन जाएगा RESORICINOL, प्रोनाउंस कर लेना अपने आप, ठीक है। क्विनॉल भी ठीक है, हाइड्रोक्सीक्विनॉन, हाइड्रोक्विनॉन है बेसिकली, हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। ये हमारे समझ में आ गया, हाइड्रोक्विनॉन कब, जब पैरा पोजीशन पे लगा, तो कॉमन नेमिंग है भाई, याद रखना है, इसका ऑल्टरनेट नहीं है। IUPAC तुम कर लोगे, बेंजीन 1,4-डायोल, ये पता है सबको, ठीक है। अब आता है कार्बिनॉल सिस्टम ऑफ नेमिंग। कार्बिनॉल सिस्टम ऑफ नेमिंग हम यूज बहुत रेयर करते हैं, बट कर लेते हैं, आइडिया होना चाहिए सबको। कार्बिनॉल में क्या होता है बच्चा, इन दिस सिस्टम द सिंपलेस्ट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल दैट इज CH3OH
is called carbinol while other alcohols are named as alkyl derivative of carbinol. मतलब क्या हुआ, CH3 CH2OH ये हमारा क्या बन गया बच्चा, ये कार्बिनॉल है। अगर ये पूरा कार्बिनॉल है तो ये क्या, मिथाइल, मिथाइल कार्बिनॉल। इस पूरे में आके ये कार्बिनॉल है, तो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए कार्बिनॉल के साथ, तो डाई मिथाइल कार्बिनॉल। समझ में आया कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम के अंदर हम क्या रहे हैं बच्चा, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है ये कार्बिनॉल, पूरा ग्रुप ही कार्बिनॉल कहलाता है। तो ये एल्काइल ग्रुप्स हो गए, डाइमिथाइल कार्बिनॉल। यहां पर देखो ये वाला जो हमारे पास ये कार्बिनॉल हो गया, तो क्या लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल। डन है, ये कार्बिनॉल सिस्टम होता है हमारे पास। ये ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल कैसे है, ये हमारे पास आ गया कार्बिनॉल और 3 मिथाइल लगे हुए थे, तो ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल आ गया। डन है, सिंपल है ये। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। देखो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप में क्या है बच्चे हमारे पास, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। सबसे पहले एल्कोहल है क्या, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, मान लो उसके साथ में लग गया OH आ गया, ये पता है, ये कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम। कार्बन के साथ जो OH हमारे पास लगा हुआ है, अब अपने को पता है जो O है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर और एक यहाँ पे बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है वो sp3 बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन पे सिंगल बॉन्डेड, कोई डबल बॉन्डेड तो नहीं है यहाँ पे कंपाउंड। तो sp3 बॉन्ड हो गया कार्बन और ऑक्सीजन का। और ये कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, जिसकी लेंथ कितनी है 142 पिकोमीटर। डन है। अब लोन पेयर प्रेजेंट इन अदर sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वाले थे उसके साथ sp3 वाला ऑर्बिटल है जो ऑक्सीजन के साथ बना गया, और दूसरे वाले लोन पेयर में ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चे, मिथेनॉल का। सिंपल सी बात है ये तो, है ना, पता चल रहा है सबको। फिनॉल में क्या होगा, इन फिनॉल्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 136 पिकोमीटर एंड इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ मिथेनॉल। ये क्यों होगा, पहली बात तो ये समझने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद बताता हूं रीजन। हमारे पास अगर ये बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, मान लो ऐसा, ठीक है, ये बेंजीन है हमारे पास, अगर इसके साथ यहां पर O और यहां H, यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर, तो इस केस के अंदर इस बॉन्ड की लेंथ छोटी क्यों होनी चाहिए, ऊपर वाले में, इसमें और इसमें ऐसा क्या ही फर्क है कि यहां पर 142 पिकोमीटर थी और यहां 137 पिकोमीटर होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी क्यों होगी। कोई बता सकता है थोड़ा बहुत, मतलब आंसर नहीं चाहिए, तुम्हारा थॉट प्रोसेस चाहिए कि किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा हो। वो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है तो उससे क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगी, वो अट्रैक्ट ज्यादा कर पाएगा। और कोई सोचो, थोड़ा बहुत तो है कुछ और बताओ। तुम्हें एक चीज नहीं पता, जहां बेंजीन आती है तो वहां पे एक चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस। आएगा कि नहीं, अगर रेजोनेंस आता है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा घूम रहा होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आएगा, इधर से पलटी मारता मारता सारे को घुमाता रहेगा, कहीं ना कहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में इसके ऊपर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कि नहीं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो साइज अपने आप छोटा हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे सारे रीजंस को एक बार डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला जो है वो यही है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ ये अपना जो कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद एरोमेटिक रिंग। ये बात समझ में आई है, जो ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस बेंजीन रिंग के साथ शेयर होना शुरू होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा इसके ऊपर, यहां अगर डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे से ये डबल बॉन्ड हटके इधर आने की कोशिश, ये डबल बॉन्ड हटके इधर, ये वाला हटके फिर वापस इधर, और ये फिर वापस इधर, और ये सर्कल चलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। अपने को पता है रेजोनेंस किस तरीके से काम करता है। तो उस सर्टेन प्रोसेस में उस कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन व्हेन शेयर्ड विद द एरोमेटिक रिंग, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कह रहे हैं। बेसिकली उस प्रोसेस के दौरान जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है इस पे, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया तो साइज छोटा हो गया होगा बॉन्ड का, तो साइज डिक्रीज हो गया, 136 के आसपास आ गया। फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड, है ना, क्योंकि यहां पर जो कार्बन जिसके साथ ये डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये कौन सा है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। हमने जो ऊपर वाला मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाया था उसके अंदर सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
जब भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, तो हमेशा बॉन्ड लेंथ कम रहेगी। तो ये दो हमारे पास मेन रीजन है, एक तो रेजोनेंस और एक हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्लियर बात है बच्चा? ठीक है। अब हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में सबसे पहले फ्रॉम एल्कीन्स। अपने को थोड़ा आइडिया तो है एल्कीन्स का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। मेरे पास कौन है, OH आएगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक के साथ OH लग जाए, एक के साथ हाइड्रोजन रह जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक कराना है मुझे बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, क्योंकि अपने आप OH नहीं आएगा, हमें कोई ना कोई रिएजेंट डालना पड़ेगा। रिएजेंट के लिए क्या डालो, एसिड कैटलाइज्ड। एसिडिक मीडियम के अंदर वाटर इंट्रोड्यूस कर दिया हमने एल्कीन्स के साथ, तो क्या हुआ, जो अपने पास एल्कीन है, एल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल्स। ये एल्कीन्स के साथ वाटर ने रिएक्ट किया H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो एक के साथ हाइड्रोजन और एक के साथ OH लग जाएगा। किसी को दिक्कत, डायरेक्ट एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है। एक पे आके हाइड्रोजन अटैच है, एक पे आके हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ग्रुप अटैच हो गया। डन है बच्चा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, वाटर प्लस H पॉजिटिव, तो क्या होगा, एक पर आके OH लग जाएगा और एक पे आके हाइड्रोजन लग जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें? अब कहानी आती है OH यहीं क्यों लगा है, OH यहां वाले कार्बन पे क्यों नहीं लगा, कोई बता सकता है? OH यहां क्यों लगा है, बीच वाले कार्बन पे यहां क्यों नहीं लगा, CH3 वाले पे क्यों नहीं लगा? हाँ जी, कौन सा प्लस आई इफेक्ट, उससे क्या हुआ प्लस आई? सिर्फ तो डबल बॉन्ड के लिए लगता है बेटा, है ना। मार्कोनिफ रूल था कुछ, मार्कोनिफ रूल में हमने क्या कहा था, हेलोजन या फिर हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा उस कार्बन के पास जाकर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो यहां पर बीच वाले पर हाइड्रोजन कम है, इसलिए OH आके यहां जुड़ गए। प्रोसेस समझ में आया? और अगर इसका रीजन भी समझे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का प्रोसेस आता है। जब हम मैकेनिज्म करते हैं तो मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन की डिग्री जितनी ज्यादा होगी, कार्बोकेटाइन के ऊपर एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा लगे होंगे, उतना ही ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। और जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना उस स्टेप्स को ज्यादा फॉलो किया जाएगा, उतनी ही मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कराया होगा। तो कार्बोकेटाइन फॉर्म जब हो रहा है तो बीच वाले कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बीच वाला कार्बन हमेशा क्या होगा, हायर डिग्री का रहेगा। हायर डिग्री का रहेगा तो उसके ऊपर OH लगने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहने वाली है। क्लियर है? ये एज पर मार्कोनिफ हो गया। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, जब हमने H2O को और H पॉजिटिव को रिएक्ट कराया, बेसिकली एसिडिक मीडियम में वाटर आया तो H3O पॉजिटिव आ गया। अब H3O पॉजिटिव के अंदर हमारे पास यहां पर जो ये हाइड्रोजन है, इस पर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने की कोशिश करेगा, क्योंकि H3O पॉजिटिव में ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, उसके ऊपर से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो H पॉजिटिव है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ हाईली अट्रैक्ट होगा। अब ये उधर जाएगा तो मीनवाइल उस प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, है ना। वो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आकर H पॉजिटिव की तरफ आ गया तो यहाँ से जो बॉन्ड टूटा उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया। अब कार्बोकेटाइन जो हमारे पास बन गया और यहाँ पे अपना वाटर एज इट इज, जो H था वो आके उसके साथ तीसरे वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा, इस वाले के साथ या तीसरा बॉन्ड बना लेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बोकेटाइन पे कौन आके अटैक करेगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आएगा, यहां से निकलेगा, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। जो ये O के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आके इसके पास अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले के पास। तो जब ये यहाँ के इसके ऊपर अटैक करेगा तो OH जुड़ना शुरू। अब ये अनस्टेबल बहुत हो गया, है ना। अगर अनस्टेबल हुआ तो अब क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होगा, जिसमें वापस से एक और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल आएगा और वो वाटर मॉलिक्यूल इस जो हमारे पास H2O अटैच हुआ था उसको अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड आके सपोर्ट देगा। अगर वो देगा तो यहां से ये हाइड्रोजन वापस से टूट के वाटर के पास जाके H3O पॉजिटिव लिबरेट हो जाएगा और एल्कोहल हमारे पास बना बनाया रह जाएगा। किसी को परेशानी बचा इसमें? देखो 3 प्रोसेस है बच्चा, सबसे पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रोसेस क्या था, एक बार एक एक करके यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं।
हमारे पास जो प्रोसेस था, सबसे पहला प्रोसेस था कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन से भी पहला प्रोसेस तो बेसिकली H3O पॉजिटिव बनने का था। जब हमने एसिडिक मीडियम के अंदर वाटर को इंट्रोड्यूस किया तो H2O प्लस H पॉजिटिव मिलजुल के H3O पॉजिटिव बना। सबसे पहले तो ये क्लियर है ना। अब जब H3O पॉजिटिव के साथ हमारे पास एल्कीन आया, अब यहां पर H ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसा है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एक ऐसा ऑक्सीजन जो कि अदरवाइज वैसे ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो वो तो पहले ही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को बहुत अपनी तरफ खींच रहा था, पॉजिटिव चार्ज है तो अब तो और ज्यादा खींचेगा। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा टेंडेंसी हो गई है पॉजिटिव चार्ज की, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये यहां से गया इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर, या ये कहो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ आके अपना हाइड्रोजन ही आके जुड़ गया, और जब ये हाइड्रोजन जुड़ा तो ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों कार्बन के थे, तो लेकिन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो जिस कार्बन का, इस नेबरिंग कार्बन का तो फ्री में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां से गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं। ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, किसी को दिक्कत। अब जो ये कार्बोकेटाइन है, यहां पर हमारे पास आएगा वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये आके इस पॉजिटिव की तरफ अटैक करने की कोशिश करेगा, जाहिर सी बात करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। जब ऐसा होगा तो ये बनेगा क्या, यहां से हमारे पास बना CH3, और यहां बना एक इधर और यहां पे आ गया ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। किसी को दिक्कत, H2 है तो यहां पे ऐसा। अब जब ऐसा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन का इधर चला गया, तो इसके ऊपर वापस से पॉजिटिव आ गया, है ना, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल हो गया। अब अगर ऐसा हो गया, यहां तक किसी को दिक्कत आई थी, जब वाटर मॉलिक्यूल ने आके अटैक करा, बॉन्ड बनाया, तो यहां तक सबको, इस स्टेप तक क्लियरली सबको समझ में आ गया था। पॉजिटिव ऐसे आया बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा किसी को, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अपना नेगेटिव किसी और के साथ शेयर कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वो उसके साथ, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ही तो हैं, दोनों आके अगर हाइड्रोजन के साथ रख देगा, यहां पे इसके कार्बन के साथ रख लेगा, अगर इसके साथ शेयर करेगा, तो इसने अपना नेगेटिव इसके साथ शेयर किया, इसका तो पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, इसका नेगेटिव उधर गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं बचा। समझ में आई, तो ये हमारे पास यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा क्या प्रोसेस रहता है बच्चा, कि जो ये CH3 CH2 OH H और पॉजिटिव, अब काम आता है प्रोटोनेशन का, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब अगर यहां से एक H हट जाए तो हमारा एल्कोहल बनेगा, वो कहां से बनेगा, अब आएगा फिर से वाटर मॉलिक्यूल, है ना, H2O जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो क्या करेगा, फिर वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वापस से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो कोई एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा और इसके साथ आके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा कि नहीं, और ये हमारे पास क्या बन गया, H3O पॉजिटिव, फिर से जहां से रिएक्शन शुरू हुआ, और ये हमारे पास क्या हो गया, एल्कोहल बन के मिल गया हमें। किसी को दिक्कत, पता चला। तो 3 स्टेप्स थी, पहला H3O की फॉर्मेशन, फिर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और उसके बाद लास्ट में चौथी स्टेप में डीप्रोटोनेशन में एल्कोहल ही मिल गया और H3O वापस से मिल गया जो पहली स्टेप में आया था। डन है, ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हो गया, जिसमें एल्कीन की हेल्प से हमने बनाया। अब हमारा आता है बच्चा बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या है, डाइबोरेन BH3 ट्वाइस reacts with alkene to give trialkyl boron as addition product, which upon subsequent oxidation by water in presence of sodium hydroxide give alcohol। क्या प्रोसेस है, एक एक स्टेप से शुरू करो। हमारे पास है सबसे पहले डाइबोरेन BH3 ट्वाइस, इट रिएक्ट्स विद एल्कीन टू गिव ट्राइएल्काइल बोरेन। हमें लेकिन ट्राइएल्काइल बोरेन तो चाहिए नहीं है, तो ट्राइएल्काइल बोरेन्स को मैं फर्दर क्या करूंगा, सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन करा दूंगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व करा देंगे। वाटर के अंदर जब डिसॉल्व होगा NaOH की प्रेजेंस में, तो एल्कोहल मिल जाएगा। शुरू करते हैं, स्टेप्स देखते चलेंगे।
प्रोपीन है हमारे पास। ये जो प्रोपीन है जब डाइबोरेन से हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, CH3CH2BH2। समझ में आया। फर्दर फिर रिएक्ट हुआ CH3CH2CH2 ट्वाइस BH, फिर फर्दर रिएक्ट हुआ तो CH3CH2CH2 ट्वाइस B। बोरोन के तीनों बॉन्ड इस प्रोपेन से बन गए कि नहीं, तो ट्राई एल्काइल बोरोन बन गया। ये समझ में आई ये बात। बोरोन के जो तीनों बॉन्ड थे तीनों के तीनों प्रोपाइल 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 लग गया कि नहीं तीनों तरफ। तो हमारे पास जो पहली स्टेप थी वो क्या थी, डाइबोरेन रिएक्ट विद एल्कीन टू गिव ट्राई एल्काइल बोरोन्स। ये मिल गया हमें ट्राई एल्काइल बोरोन। अब हमें क्या कराना है, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट कराना है। तो ये दिख रहा है H2O OH नेगेटिव की प्रेजेंस में या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, BOH3 प्लस थ्राइस ऑफ प्रोपेन 1O। ये हमारे पास एल्कोहल मिल जाता है डायरेक्टली। क्लियर है बच्चा, ये प्रोसेस याद रखेंगे सीधा यूं कहीं। हाँ जी ठीक है। देखो स्टेप समझो बच्चे, इसके अंदर हमने किया क्या है, हमारे पास सीधी सी स्टेप क्या है। सबसे पहले कि अगर मैं डाइबोरेन को मैं पहले किससे रिएक्ट करा रहा हूं, एल्कीन से। डाइबोरेन को एल्कीन से रिएक्ट कराऊंगा तो जो बोरेन के पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना, बोरोन के पास हमारे पास ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होके एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर यहां पर बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन, देखो जरा हमारे पास क्या था बच्चे रिएक्शन के अंदर, सबसे पहले अगर BH3 ट्वाइस, इसको मैंने किससे रिएक्ट किया बच्चा, एल्कीन से। ठीक है, हमने प्रोपीन रखा हुआ है, मेथ एथ प्रोप डबल बॉन्ड, ऐसे ही है ना, ऐसे ही हुआ, ये प्रोपीन है। अब देखो पहले रिएक्शन में क्या होगा, बोरोन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, बोरोन के साथ मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहां पे क्या बनेगा, BH2 और यहां पे एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। एल्काइल क्या है, ये पूरा, इसको मैं R लिख रहा हूं बच्चे फिलहाल सिर्फ, तो ये R हो जाएगा। फर्दर फिर मैं एल्काइल के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो एक और हाइड्रोजन हटके यहां R हो जाएगा। मैं फिर एल्काइल के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहां पे भी हटके R हो जाएगा। इसमें किसी को परेशानी है, जितनी बार हमारे पास जो डाइबोरोन है वो बोरोन बेसिकली रिएक्ट करता जाएगा, सब्सिक्वेंट रिएक्शंस में हर बार हाइड्रोजन एटम एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होता जाएगा। तो हमारे पास इन दी एंड ट्राई एल्काइल बोरोन तो मिल गया। अब ये जो ट्राई एल्काइल बोरोन है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, ट्राई एल्काइल बोरोन की फॉर्मेशन। यहां तक सबको पता चल गया ना। तो ये जो मल्टीपल स्टेप्स दिखा रखी हैं कुछ नहीं है, वही है कि बार बार एल्काइल ग्रुप से रिएक्ट करके ट्राई एल्काइल बोरोन बनाया हुआ मैंने, इससे ज्यादा कुछ नहीं था ये। ठीक है, R3B ये ट्राई एल्काइल बोरोन तक की फॉर्मेशन समझ में आई है पक्का। अब ये जो ट्राई एल्काइल बोरोन है उसको हमें क्या कराना है, वाटर के साथ, ये जो अपने पास Br3 है इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है NaOH की प्रेजेंस में, तो OH नेगेटिव आ गया। और फर्दर हम क्या डाल सकते हैं, पेरोक्साइड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं करना हो, वरना OH बेसिक मीडियम इनफ है इसके लिए। अब हमारे पास ये जो रिएक्शन आएगा इससे क्या बनेगा, BOH थ्राइस अलग निकलेगा और जो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जो यहां पर था यहां पर एक पर आके एल्कोहल लग जाएगा। किसी को दिक्कत, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया हमारा और यहां पे क्या आके लगेगा, हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर। क्लियर है, ये हमारा रिएक्शन था। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोपेन 1 की फॉर्मेशन हो गई है। डन है, क्लियर है बच्चा ये वाला। फिर है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चा। यहाँ से कार्बोनाइल कंपाउंड से जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।